राम मंदिर का मुद्दा अभी नहीं उठाना चाहिए? वो लिखित में सुप्रीम कोर्ट में दिया था और इसको अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो उस एरिया है उसमें मुसलमान हैं, ये सारी बातें कही थी। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। इसका सबसे बड़ा क्या रीजन हो सकता है स्वामी जी? मैं एक अकेला हूँ जो अभी भी अपने पाँव पर खड़ा हूँ, बाकी लोगों को तो उसने मिटा दिया है। कभी आपने गोदी मीडिया शब्द के बारे में सुना? ऐसा कुछ है या विपक्ष खाली अपने बचाव के लिए गोदी मीडिया नाम दे दिया? मैंने इंदिरा गांधी की धज्जी उड़ाई और आखिर में इंदिरा गांधी को जेल भी भेजी मैंने 19 दिन के लिए। निर्मला सीतारमण को क्यों बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर, आपको क्या लगता है? आज मैं कहता हूँ कि मोदी की इतनी गिरावट हुई है जो पब्लिक जानती नहीं है, लेकिन ये सब बाहर आ जाएगा और 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा उसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी को स्वामी जी पूरा देश आदर्श प्रधानमंत्री मानता है, आप उन पे आरोप भी लगाते हैं और आप उनको रास्कल बोलते हैं। ऐसा क्या कर लिया कि आप उनको रास्कल बोलते हैं? क्या काम? जब पद के लिए मोदी ने मुझे अपने घर में बुलाया गुजरात में और मुझे हाथ जोड़कर कहा कि आप ही कर सकते हैं, आप ही इन लोगों को मनवा सकते हैं, और मैं इन्हें करूँगा तो मैं सब कुछ आपके लिए करूँगा। एक्टिंग फिल्म मोदी जी का नाम था। स्वामी जी, आपसे मैं 5-6 लोगों के बारे में एक शब्द में पूछूंगा, मुझे एक शब्द में जवाब दीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू। मैंने जानता हूँ। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी धोखेबाज है। अमित शाह उसका पिट्ठू है। निर्मला सीतारमण। उसका कोई औचित्य नहीं। सोनिया गांधी चोर है। राहुल गांधी वो गधा है। अरविंद केजरीवाल। जानता नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हार्वर्ड की पीएचडी, दूसरी तरफ संसद का माइक, और दोनों जगह इन्होंने अपनी धाक जमाई। ये वो इंसान हैं जिन्होंने 2G स्कैम को अकेले कोर्ट में घसीटा, राम मंदिर के लिए 10 को लड़े और नेशनल हेराल्ड केस में पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। इमरजेंसी के दौरान जब बड़े बड़े नेता झुक गए, ये अकेले ही इंदिरा गांधी के सामने सीना तान कर खड़े रहे। हार्वर्ड में पढ़ाते हुए सीक्रेटली इंडिया आए और पार्लियामेंट में वोट किया। ये जज्बा कम लोगों में होता है। इन्होंने दशकों पहले चाइना को लेकर जो वार्निंग दी थी तो उस टाइम कोई सुनने को तैयार नहीं था। आज वो वार्निंग सच साबित हो रही। ये बीजेपी में है लेकिन बीजेपी से भी नहीं डरते, ये किसी से नहीं डरते। लव और हेट देम। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो आइए सुनते हैं आज उस दिमाग को जो हमेशा सबसे अलग सोचता है। स्वामी जी, बहुत बहुत आभार आपका। पहली बात, आपने अपना कीमती समय हमें दिया जी। और मैं आपके बारे में आज तक खाली सुना था, लेकिन आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ आपके साथ बात करके। धन्यवाद। मैं पिछले बहुत समय से सोच रहा था कि मैं आपसे मिलूं और आपसे बात करूं, लेकिन आपका समय पीछे आपकी कुछ इंजरी वगैरह थी। नहीं, इंजरी नहीं था। ये जो मोबाइल यानी एक छोटी सी 2 हफ्ते थे, परंतु उसके बाद थोड़ी विश्राम करने के लिए डॉक्टर्स ने कहा। डॉक्टर ने आपको बोला रेस्ट करने के लिए? वैसे हार्ट ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, सब बकवास है। स्वामी जी, आपसे कोई प्यार करे या आपसे नफरत करे, लेकिन कोई आपको इग्नोर तो नहीं कर सकता। चाहे हार्वर्ड की डिग्री हो, चाहे पार्लियामेंट का सदन हो, आप हर जगह सीना तान के खड़े थे। और आज आप देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके अपनी भविष्यवाणी देते हैं और कहीं ना कहीं सोच होती है, फिर भी आपसे लोग नफरत करते हैं। क्या ऐसा कारण होगा कि आपसे नफरत करने का? क्योंकि आपसे नफरत करने का तो मुझे नहीं लगता कोई भी रीज़न है किसी के लिए। नफरत तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल जो भ्रष्टाचार हो रही है उसी को एक ख़ास तौर पर हमारी राजनीति में, उसमें अपने जो चुनाव में ये वो पैसा की ज़रूरत उनको लगी है और पैसा की लड़ाई पर ही जीतने के लिए प्रयास करते हैं।
और उसमें अपने को दिखाने चाहते हैं कि आप वो बहुत बड़े सेठ हैं। ऐसे एक हीन भावना आ गई है हमारे देश की राजनीति में, और उसके कारण ऐसे गलत काम करते हैं। बाहर भी जा कर के हमारे देश की जो संपत्ति है उसको ग्रहण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये एक गिरावट हुई है हमारे देश में, बट ये गिरावट के कारण ही बदल भी आएगी हमारे देश में। आपके बहादुरी के किस्से बहुत सारे हैं स्वामी जी। हाँ। चाहे वो आप देखिए, मैं राम मंदिर आज जहाँ लोग इतनी भीड़, अभी पूरे ऑल ओवर यूपी में सबसे ज़्यादा जो भीड़ हो रही है, वो गैदरिंग हो रही है, दर्शन करने लोग जा रहे हैं, राम मंदिर में जा रहे हैं। और राम मंदिर को बनाने के लिए मुझे लग रहा है सबसे बड़ी भूमिका जिन्होंने निभाई वो आप थे। हाँ। फिर भी राम मंदिर में इतना भव्य पूजन पाठ, मंदिर का उद्घाटन हुआ, सब लोग आए, पूरे देश दुनिया से सब लोग आए, आपको वहाँ नहीं बुलाया गया। नहीं, उस आने समय दिया क्या नहीं। लगा आपको? नहीं, मुझे क्या है, वो तो रामचंद्र जी जैसे उसके लिए सोचना चाहिए, मैं क्यों सोचूं। मैंने कोर्ट में जाकर जीता। हाँ। और इसको मोदी उस समय कोर्ट में उन्होंने एक अर्जी भी भेजी कि इसको अभी नहीं उठाना चाहिए, बट कोर्ट ने माना नहीं, सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने आदेश दिया, और जिसे आदेश दिया इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के जो पद है उसका दुरुपयोग करके उन्होंने सारी चीज़ों अपने हाथ में लेने के लिए किया। तो इन्होंने इस चीज़ की अपील करी कि राम मंदिर का मुद्दा अभी नहीं उठाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, उनको लिखित में सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और कि ये इसको अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वहाँ उस एरिया है उसमें मुसलमान हैं, ये सारी बातें कही थी। मतलब आप एक ऐसी बात करें स्वामी जी कि मोदी जी ने, आपने अपील की राम मंदिर बनने के लिए, और इन्होंने उस पर रोक लगाने की कोशिश करी। मैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप मैंने सुप्रीम कोर्ट में आपने बहस किया था, और इन्होंने, मोदी जी ने उसके खिलाफ गए कि अभी उन्होंने मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। पर्चा दिया अरे बाप रे। कि इसको नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो वहाँ पूजन पाठ, इतना भव्य उद्घाटन जिसके चक्कर में लोग गैदरिंग हुई कि हमने हमारी कि भाजपा सरकार में हुआ, तो एक खाली वो दिखावा था? वो मोदी का तो कुछ इसमें योगदान नहीं है। राम मंदिर बनाने में मोदी जी का कोई बिल्कुल नहीं है। पैसे है तो जिस क्षेत्र से वो जीत कर आए हैं वहाँ भी एक मंदिर का सवाल है, आप जानते हैं। हाँ। वाराणसी में। हाँ। तो वो इतना बड़ा, वो तो बहुत बड़ा चीज़ है, वहाँ उसको करना चाहिए। और फिर मथुरा में कृष्ण का एक है जो मुसलमानों ने वहाँ अपनी मस्जिद बनाई है, तो ये क्यों नहीं करते? यानी राम मंदिर ही किया और किसी का नहीं किया, क्यों? वो कुछ किया ही नहीं। वो होने के बाद इन्होंने, क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे, उसका फ़ायदा उठाया। और हमारे देश में भी चापलूस लोग बहुत होते हैं, और मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने रामचंद्र जी के लिए कर दिया, बस अब हम जाते भी नहीं हैं वहाँ, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल यही था। और जो साधु संत लोग हैं वो सब इसको सराहना है, उसको बहुत मानते हैं कि तुमने जो दिखाया वो बहुत ठीक किया। क्योंकि आप मंदिर में जाएं या ना जाएं, या आप उस टाइम गए कि नहीं गए मंदिर पूजन में, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि राम मंदिर को कोर्ट में ले जाकर और जीतने वाले वो आप ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने राम मंदिर की फैसले को। हाँ, हो गई, वो तो सच्चा है। और मैं समझता हूँ कि काशी विश्वनाथ का भी करना चाहिए, और ये जो कृष्ण का जो है मथुरा में, उसको भी करना चाहिए। तो ये 3 तो होना ही चाहिए, और ये 3 में एक हमने कर दिया, अब बाकी कोई करता ही नहीं है, सब ढंडोरा पीट के चलते हैं, बट दैट्स व्हाट ऑल। लेकिन स्वामी जी मुझे ये लग रहा है कि जिस बेबाकी से और जितने
बहादुरी से आपने राम मंदिर को कोर्ट में पेश करके उसमें आप जीते उस केस को। और आप, मुझे लगता है अगर आज आप राजनीति में रहे होते, मतलब सशक्त तरीके जैसे आप पहले थे, तो आज शायद काशी विश्वनाथ और मथुरा में भी हाँ बिल्कुल चीज़ें वो बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो काशी विश्वनाथ को करने के लिए शुरू किया था, मोदी ने उसको रोक दिया, कहा कि ये तो मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ से जीत कर आया हूँ और मैं करूँगा। और वहाँ जो लोग थे उनको भी उन्होंने भड़काया, तो इसीलिए मैंने कहा छोड़ दो। एक तरफ मोदी जी ने जब आप राम मंदिर के लिए आपने आवाज़ उठाई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने वहाँ भी मना किया कि अभी ये केस नहीं उठना चाहिए, और आपने ये बताया कि आपने काशी विश्वनाथ के लिए भी जब चीज़ें आगे आके करना चाहे तो उसके लिए भी उन्होंने आपको मना किया कि ये हमारा क्षेत्र है। वो तो किसी और को चाहते ही नहीं है ना। मैं एक अकेला हूँ जो अभी भी अपने पाँव पर खड़ा हूँ, बाकी लोगों को तो उसने मिटा दिया है। जैसे अभी मैं आपके घर पे हूँ और मैंने आज ये देखा है कि मैं अभी किसी भी एमपी एमएलए के घर जाता हूँ स्वामी जी, तो उनके यहाँ आधुनिक सुविधाएं इतनी उपलब्ध हैं कि आपको, मतलब मैं क्या बताऊँ, कैसे मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ आके मुझे ऐसा फील हो रहा है जो चेयर और जो टेबल आपने पिछले 25-30 साल पहले लिया होगा, अभी तक मुझे वही दिख रहा है। आपको क्या? वही है जो है। जब मैं प्रोफेसर था अमेरिका में और उसके बाद इंडिया में भी आकर के मैं प्रोफेसर थोड़ी दिन था, आईआईटी में मैं प्रोफेसर था। इंदिरा गांधी ने मुझे निकलवा दिया था और मुझे कहा कि तुम वापस अमेरिका जाना तो जाओ, और मैंने कहा कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा। और क्योंकि मुझे किसी और यूनिवर्सिटी मुझे लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैं राजनीति में आया। और अच्छे लोग थे उस समय बीजेपी में, बीजेपी नहीं कहा जाता, जनसंघ था पहले। अच्छे लोग थे वहाँ, उन्होंने सारी हमारी मुझे लिफ्ट दिया और मुझे पार्लियामेंट में लाया। मैंने इंदिरा गांधी की धज्जी उड़ाई और आखिर में इंदिरा गांधी को जेल भी भेजी मैंने 19 दिन के लिए। आपके बहादुर के किस्से तो मतलब बहुत हैं स्वामी जी। एक किस्सा ये भी है कि इमरजेंसी के टाइम, जो एक सबसे मशहूर किस्सा आपका, कि कैसे आप अमेरिका से आते हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं, फिर आप यहाँ वोट करके फिर वापस चले जाते हो, पता नहीं चलता। क्या था वो किस्सा, एक बार आप बताएंगे क्या? ये क्या हुआ था, जब उस समय मैं एमपी था, तो सडनली सुबह 4 बजे हमारे एरिया का जो पुलिस ऑफिसर था वो आया, कहा कि साहब आप चली जाइए, आपको अरेस्ट करने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया, हम डिले करेंगे 6 बजे तक, उसके पहले चले जाइए। तो मैं छोड़कर चला गया। अच्छा, आपको इन्फॉर्मेशन आ गया? हाँ, लोग आपसे प्यार करते हैं तो इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने आपको। जानते हैं ना, पुलिस वाले भी जानते हैं जो अच्छे लोग हैं कौन बुरा लोग हैं। तो फिर मैंने पत्नी को कहा कि चिंता मत करो, ये हम जीतेंगे। उनको तो विश्वास नहीं था, बहुत लोगों को विश्वास नहीं था कि इंदिरा गांधी ने सब कंट्रोल कर लिया, ये रशिया जैसा हो जाएगा। तो मैं वहाँ से निकला, फिर मुझे आरएसएस के नानाजी देशमुख एक थे, बहुत बहुत माने जाने, उन्होंने कहा कि तुम इंडिया में मत रहो, तुम अमेरिका चले जाओ, क्योंकि यहाँ क्या करोगे, वहाँ अमेरिका में आप प्रचार करोगे तो इंदिरा गांधी के को बहुत दुख होगा उसमें, क्योंकि वो विदेश की जो प्रशंसा है वो बहुत मानती है, तो आप उल्टा करेंगे। तो मैं अमेरिका चले गया, क्योंकि मैं तो वैसे भी प्रोफेसर था, तो उन्होंने तुरंत मुझे दोबारा बना लिया और मैं प्रोफेसर बन गया, तो तनख्वाह के लिए तो सवाल नहीं था। तो फिर मैं सारा अमेरिका घूम करके प्रचार किया और फिर मैंने राजीनामा, यानी हार्वर्ड में मेरे प्रोफेसरशिप छोड़कर मैं वापस आया और चुपचाप आया। और फिर मैंने मेरी पत्नी को कहा कि कल मैं पार्लियामेंट जाऊँगा। अच्छा, पार्लियामेंट जाऊँगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे नाम पर है, फ़ोटो सब जगह है। मैंने कहा वो सब ठीक है, भगवान है, तो मैं जाऊँगा और मैं खड़ा होकर कहूँगा कि मैं एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूँ, और वो है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, और फिर वहाँ से निकल जाऊँगा और फिर मैं वापस अमेरिका चली जाऊँगा। तो वो कह रही थी ये सब पागलपन है, क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये बोलने में आसान लगता है, करने में तो बहुत कठिन था। तो मैंने
यही क्या, पार्लियामेंट गया तो जो वहाँ पुलिस खड़ी थी पार्लियामेंट में, उनको समझ में नहीं आया कि उनके पास कोई नोटिस नहीं था कि स्वामी आने वाला है, उसको पकड़ के अंदर रखो। तो कहा कि स्वामी साहब आप छूट गए। मैंने कहा क्या करूँ, आजकल सब 20 सूत्री कार्यक्रम दस्तखत करके छूट जाते हैं। तो वो भी हाँ सर, मतलब गुमराह हो गए वो उनको पता ही नहीं चला कि आप छुप के आए हैं वहाँ से। हाँ। अरे तो मैं पार्लियामेंट गया, सब हैरान। इंदिरा गांधी नहीं थी उस समय, बट सब, और स्पीकर ने फिर शुरुआत की। तो उस शुरुआत में मैंने कहा एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि देश में लोकतंत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा ये सब कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ मैंने इसको अनुमति दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं बाहर निकला, गाड़ी में बैठा। अब बाहर में पुलिस भी देख रहा था, भाई ये अभी गया अंदर और वापस आया, उसको किसी ने नहीं पकड़ा तो कुछ नहीं होगा। और ज़्यादा पुलिसमैन उस समय सोनिया का ये उसका जो लड़का था ना संजय, अच्छा उनकी कोई मेला चल रही थी, उसमें चले गए थे। अच्छा बहुत कम पुलिस वाले थे। तो मैं टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन में मैंने सब रास्ते में बिरला मंदिर के आसपास मैंने रोक कर कपड़े वपड़े जो धोती कुर्ता का था वो बदल के, मैंने पैंट शर्ट जैसे मैं कोई कांग्रेस का हूँ ऐसे होकर मैं गया रेलवे स्टेशन में। और रेलवे स्टेशन से मैं पहुंचा बम्बई, और बम्बई में आरएसएस ने मुझे मदद की। और मैं जब प्रोफेसर था हार्वर्ड में अमेरिका में, तो मेरा स्टूडेंट था जो राजा था इसका छोटा देश का। अच्छा नेपाल का शायद आप बता रहे थे। नेपाल का हाँ नेपाल का। तो उसने मुझे नोटिस भेजा कि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। सुना जाता है उसने अपने प्राइवेट जेट से आपको। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं, इंडिया में नहीं मैं भेजूँगा, मैं बॉर्डर में बैठा दूँगा उसको, आप पार करके आ जाइए, नेपाल आ जाइए बस खाली। तो मैंने देखा कि इंदिरा गांधी को गुजरात आसाम में एक बहुत बड़ी सम्मेलन कर रही है, तो सब लोग वहीं होंगे। तो उस समय मैं क्या नेपाल निकल गया। नेपाल गया। नेपाल के प्लेन से मैं अमेरिका दोबारा गया, और वहाँ रहा जब तक इंदिरा गांधी ने इलेक्शन नहीं डिक्लेयर किया। और कैसा हंगामा कर दिया कि जब मैं आया यहाँ, ओ क्या भीड़ थी यहाँ रेलवे स्टेशन में ही। मेरी पत्नी को आ नहीं सकी बच्चों के साथ में। अच्छा मिलने के लिए? हाँ नहीं, मैं लेने के लिए आपको मतलब वही कुछ जा नहीं सकी। तो फिर मैंने फिर आप वहाँ से हीरो बन गए, जो यहाँ से विलन बन के स्वामी गए थे, वहाँ से हीरो बन के फिर अमेरिका से वापस आ पाए। तब तक यह मामला सब। फिर चुनाव हुआ, चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई और आए नहीं, उसकी मेजॉरिटी चले गई। और हम बड़े मोरारजी देसाई ने वाजपेयी ने मुझे रोकने के लिए कोशिश की, नहीं अब आप राज्यसभा जाइए, लोकसभा मत जाइए, ये सब भाषण देने लगा। मुझे पता था कि मेरी जो चलेगी प्रचार उसमें वो पीछे पड़ जाएंगे। तो बट मोरारजी ने कहा कि नहीं, स्वामी को मैं उसका टिकट दूंगा। तो उन्होंने अपने पार्टी के ग्रुप से उन्होंने टिकट दिया। मैं बम्बई से, मेरी पत्नी बम्बई से है, तो बम्बई से मैं जीता बहुत बड़ी मार्जिन से, इन्हें लाखों में मेजॉरिटी। हाँ अब जब तक। हाँ, और फिर मैं आया। फिर आने के बाद इंदिरा गांधी को जेल भेजने के लिए लगे। 19 दिन के लिए आपने जेल भेजा था उनको? हाँ भेज दिया। सोचिए, एक स्वामी को जब इंदिरा गांधी ने जेल में भिजवाने की कोशिश करी, इनको गिरफ्तार करवाने के लिए, वही स्वामी इनके खिलाफ ऐसे खड़े होते हैं और बाद में उनको जेल भेजते हैं। आज आपको पर्दे के पीछे कर दिया गया स्वामी जी, क्या रीजन ऐसे होता है? क्यों आप पर्दे के पीछे सही बात नहीं है। मुझे पद से वंचित रखा है। जब पद के लिए मोदी ने मुझे अपने घर में बुलाया गुजरात में, और मुझे हाथ जोड़कर कहा कि आप ही कर सकते हैं,
आप ही इन लोगों को मनवा सकते हैं, मैं इन्हें करूँगा तो मैं सब कुछ आपके लिए करूँगा। ये सब इसने कहा। मैं इसको जानता था जब ये प्रचारक था। आप जाते थे गुजरात और मोदी जी हाँ, या आपका मोदी आ बैग उठाने के लिए आते थे, आपको बैठा के ले गाड़ी में ले जाते थे। ये था। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये इतना बदल जाएगा। तो मुझे बहुत कहा है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हें अमेरिका भी मानती है, ये है वो दुनिया भर की बात करी। परंतु जिस दिन बना उस दिन स्वामी कौन ही, ये था। और मुझे कुछ बनने के लिए नहीं दिया। कितने लोगों ने कहा, हमारे लोग जो मंत्री बने वो भी कहते थे स्वामी को आना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में उनके लिए बहुत बड़ा जगह मिल जाएगी हम लोगों के लिए। तो नहीं माना किसी ने, कहीं नहीं। वो तो मुझे एमपी भी नहीं मानते थे। वो रोक नहीं सके। इन्हीं अब 7-8 साल के पहले मैं एमपी था। मैं तो 6 बार एमपी बना हूँ। हाँ हाँ हाँ। बट अब ये किसी जगह में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा पार्टी से निकाल दो, फिर मैं और कुछ करूँगा। पार्टी से भी नहीं निकालते, क्योंकि वो जानते हैं बाहर जाकर मैं वो करूँगा, पार्टी में रह कर नहीं करूँगा। ये तो जानता हूँ मैं पार्टी में रहकर क्यों पार्टी का बुराई करूँ। मुझे निकाल दें तो फिर मैं करूँगा। तो इनको हिम्मत नहीं हुई मुझे निकालने के लिए। और आज मैं कहता हूँ कि मोदी की इतनी गिरावट हुई है जो पब्लिक जानती नहीं है, लेकिन ये सब बाहर आ जाएगा और 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा उसके लिए। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज की अगर मैं बात करूँ तो मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। आपसे अच्छा और आपसे पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट में अगर बात करूँ तो कोई नहीं है पूरे भारत में। फिर भी आज आप देश के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये तो वो हो गया कि ऐसे इंसान के हाथ में वो चीज़ दे दिया, मतलब डॉक्टर को बोला गया कि आप जो है ये मिसाइल उड़ा दो, या मिसाइल मैन को बोला गया कि आप एक सर्जरी कर। मतलब मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण को क्यों बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर, आपको क्या लगता है? नहीं, वो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अब तो बाबू लोग ही करते हैं, और ये मुंह नहीं खोल सकती है, सिर्फ दस्तखत कर सकती है। इसको तो इकोनॉमिक्स कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि उनसे जब कई बार मैंने बहुत सारे उनके रील्स और बहुत सारे उनके मीम्स होते हैं, कोई उनसे पूछता है कि बजट में क्या है तो मुंह बना के खड़ी हो जाती है। मतलब वो मीम्स चलते हैं उनके। आप सोचिए कि एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर जिसकी मीम चल रही हो, तो उनको आता ना, आपके हिसाब से वो कैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो? तो जीरो है। तो इसमें मैं या माइनस तब ही कह सकता हूँ जब कुछ करते हैं, वरना वो कुछ करते ही नहीं है। सब पीएमओ से आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और उनसे बातचीत होकर फैसला होती है, और इनको सिर्फ दस्तखत करना होता है, बस that's all। इनका इसके अलावा कोई काम नहीं है। और कुछ काम नहीं है। और खुद आजकल महसूस यानी इसको यानी समझ रही है, क्योंकि मोदी इसको थोड़ी देर में निकाल देगा। अच्छा। और मोदी तो ऐसे ही है, वो तो किसी के कितने लोगों को का उपयोग किया, और फिर यूज एंड थ्रो। वो गुजरात में वो हरेन पांड्या, अब इतनी बड़ी चीज़ हुई उसके खिलाफ, सबने देखा आंखों में, उसको आज तक हम कुछ कर नहीं सके। यानी हत्या होनी तो हमारे देश में सबसे बड़ा बुरा होता है, बट ये इतना उच्च स्तर का नेता था, उसकी हत्या हुई, और सबको पता है कि किसने किया, परंतु कोई कदम नहीं उठा सकता है। आरएसएस मोदी से डरता है या मोदी का साथ देता है अभी के टाइम पे? नहीं, देखिए आरएसएस को इसमें घसीटना ठीक नहीं है, क्योंकि वो पहले से राजनीति से दूर थे।
फिर इंदिरा गांधी ने आकर उसकी यानी जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बैन करवाई। जवाहरलाल नेहरू। हाँ, हमारे 1947 में, और झूठा आरोप लगाया कि इन्होंने महात्मा गांधी को गोली से मारा। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उनको फिर अपने पाँव पर खड़े होने पड़ा, और इसीलिए आरएसएस सोचती है कि भाई काहे को हमने वहाँ इंदिरा गांधी के नहीं जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हमने स्टैंड लिया कि तुमने पाकिस्तान बनाने दे दिया, बाकी कोई नहीं चाहता था, कहता था कि हिंदुस्तान है, उसमें पाकिस्तान कैसे हम बना सकते हैं। अंग्रेज़ चाहते थे कि पाकिस्तान हो, तो विभाजन हो। तो उस समय ऐसे टाइम पर यानी जो खड़े हुए बहादुर, उनकी हालत बहुत ख़राब हुई थी बाद में। अम्बेडकर थे, वो क्या जीनियस, पीएचडी का अमेरिका से, और लॉ का डिग्री इंग्लैंड से, इतना, और हमारी जो संविधान है उसी ने लिखा। हाँ, अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर ने उसकी नाम ही नहीं लेने के लिए तैयार। तो ये जवाहरलाल नेहरू की बीमारी आज मोदी के भी आ गई है। वही बीमारी मैं हूँ, मेरे पर पहले कुछ नहीं था, अब आया है, मैंने सब कुछ बनाया। जो गाना वो गाते थे वही गाना आज नरेंद्र मोदी गा रहे हैं। बस अटल बिहारी वाजपेयी को स्वामी जी पूरा देश आदर्श प्रधानमंत्री मानता है। आप उन पे आरोप भी लगाते हैं और आप उनको रास्कल बोलते हैं। ऐसा क्या कर लिया कि आप उनको रास्कल बोलते हैं? क्या काम? उसने किसी वो जो लड़की, जो महिला को उन्होंने अपने घर में रखा, उसकी तो विवाह हो गई थी कि किसी और से। वो जब विद्यार्थी था तब वो उसको जानता था, और यहाँ एमपी बना, और जब पहली बार एमपी बना तो ये एक टीचर के बीवी थी। अच्छा। रामजस कॉलेज में। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने सड़क में देख लिया उनको, उस लेडीज़ को, इस लेडी की फिर उससे कहा तुम क्या कर रहे हो? कहा मैं इनसे शादी किया, मैं यहाँ हूँ। नहीं, अब मेरे पास बहुत बड़ा फिरोज़ शाह रोड में दिल्ली में एक बहुत बड़ा घर है और मैं एमपी हूँ, तो वहाँ आके रहो। तो उसने उस महिला को ज़बरदस्ती अपने कब्जे में रखा था, और उसकी पति को डरा कर जो नौकर जहाँ रहते हैं सर्वेंट रूम में, गार्ड रूम में बिठा दिया। तो ये गलत किया, ऐसे बहुत किया उन्होंने, परंतु बाहर तो महान व्यक्ति बोले जाते हैं कि तो ये मुझे पता, क्योंकि ये जो महिला थी जिसको इसने पकड़ के रखा, वही मुझे एक बार मैं चले गया था, इन्होंने बुलाया था मुझे, अटल बिहारी ने, तो मैं गया था, वो आया नहीं था, तो उसके साथ बात करने लगा। तो तब उसने मुझे बताया, मैं इसके साथ स्टूडेंट में थी, और मेरे पिताजी ने जानबूझकर मुझे किसी और से शादी करा दी। और बाद में जब ये टीचर थे रामजस कॉलेज में, तब वाजपेयी आए थे एमपी बन के, तो हमें मिले एक सब्जी के दुकान में। तब से उन्होंने कहा कहाँ तुम यहाँ रहते हो, मेरे साथ रहो। वैसे मैं तो उसी को मानता था, वाजपेयी को, और अब मुझे मौका मिल गया। और क्योंकि जो पति था वो तो नपुंसक था। अच्छा, उसका पति नपुंसक था, जिसकी मतलब जो लड़की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रहती थी उसका पति नपुंसक था। अरे बाप रे। ये जो बेटी पैदा हुई वो तो वाजपेयी का है, लेकिन वाजपेयी तो बोलते हैं कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। झूठ बोलता है वो, तो बहुत झूठ बोलता है। उसने
एयर होस्टेस के साथ इतनी गंदी बात की कि उनको बचाने के लिए, उनके लिए मेरे वाजपेयी जनसंघ को बहुत कष्ट हुआ था। ये असलियत है, ये सारी जो झूठ बोलने का है ना, तो ये है अपने की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। और ये इतना डरपोक था कि इमरजेंसी में इसने इसको तो अंदर नहीं किया ना, उसने चिट्ठी लिख दी इंदिरा गांधी को और इसीलिए बाहर रहा, एक दिन भी जेल नहीं गया। अटल बिहारी वाजपेयी हाँ, पकड़ा गया था बेंगलोर में, और उस एक दिन या 2 दिन की सवाल पर दिल्ली आया। दिल्ली में इंदिरा गांधी ने कहा उसको छोड़ दो, ये हमारा आदमी। अटल बिहारी वाजपेयी को आप एक शब्द में क्या कहें, एक शब्द में? 420। अरे ये मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूंगा क्या क्या उसने जब प्रधानमंत्री थे, कहाँ कहाँ हमारी जो राष्ट्र की आवश्यकता थी उसकी विपरीत उन्होंने स्टैंड ली। और वहाँ डरपोक था। अटल बिहारी वाजपेयी डरपोक थे? बहुत डरपोक था। इमरजेंसी में इतना डर के बढ़ गया था। इंदिरा गांधी को चिट्ठी भी लिख दिया अपने बचाव में। और क्या। और एक आप थे कि यहाँ से अमेरिका गए, फिर वहाँ छुपे छुपे आए, यहाँ दिए, फिर बाद में आपने, मतलब आपने इतनी लड़ाई लड़ी और ये अपने बचाव में इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख दिए। जिस दिन इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किया, वाजपेयी ने मुझे, उस समय मैं अमेरिका में था, वाजपेयी ने मुझे मैसेज भेजा कि अभी मत आओ, कुछ होने वाला नहीं है, तुम वहीं रहो और बाद में देखा जाएगा। परंतु मोरारजी देसाई ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अब आप आ जाओ स्वामी जी, आपकी ज़रूरत है, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हें प्रचार करनी है। और उसने मुझे, मैंने कहा कि मैं दिल्ली से लड़ने वाला था, ये कहता नहीं दूंगा। वाजपेयी ने कहा मैं नहीं दूंगा नई दिल्ली से, क्योंकि यहीं मैं रहता था। हाँ। तो मैं बहुत आज आप कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ से मैं जीत ही जाऊँगा, आप तो जीत ही जाते। इसने कहा, मैं आया दिल्ली आया अमेरिका से, तो इसने कहा कि नहीं आप यहाँ नहीं हो सकते, आप राज्यसभा जाइए। मैंने कहा राज्यसभा तो बाद में आने वाली है अभी। तो मोरारजी देसाई ने, जिसको मैं नहीं जानता था, वो मेरे पिताजी को जानते थे, और मेरी पत्नी की पिताजी ICS के नाम पर ना, जो IAS के पहले होता था, उनके साथ काम किया था। तो उन्होंने तुरंत मुझे मैसेज भेजा कि मुझे बम्बई आओ, मैं तुम बम्बई से लड़ाऊँगा। फिर आप वहाँ लाखों वोटों से जीते हैं। ओह, इतने 1,20,40,000 के। और आपको नई दिल्ली से टिकट नहीं दिया गया इसलिए कि आप यहीं मढ़ बन के हमारे सर पे तांडव करोगे। करेक्ट, ये है वाजपेयी। और उसके बाद मिनिस्टर बनना है, तो उसने मोरारजी देसाई को कहा, ये इस कम उम्र में इसको कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बना सकते हो? तो मोरारजी ने कहा ये इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है। हाँ, पढ़ाई लिखाई योग्यता के हिसाब से बनाए इनको। हमें चाहिए ऐसा आदमी। नहीं हम वो हमारी जनसंघ के हैं, तो हम हमारी तरफ से हम कहते हैं कि नहीं, इनको बनाना है तो मिनिस्टर स्टेट बना देते। अच्छा, कैबिनेट क्यों दे दी? हाँ, तो मोरारजी देसाई ने मुझे पूछा कि आप इन मिनिस्टर स्टेट बनने के लिए तैयार हैं? मैं एक साल में इसको बदल दूंगा। मैं कहा नहीं मानूंगा, मुझे क्या बनना है, इसके साथ रहना है। तो मैं बना नहीं। तो मोरारजी देसाई की दुखी को देखकर नानाजी देशमुख ने मुझे फिर युवा की जो संगठन थी उसका अध्यक्ष बनाया आपको। और इसमें ये इतना चिड़ा, ये मैं क्या बोलूँ। फिर उसने बीजेपी को भी, यानी जनता पार्टी को भी तोड़ दिया और एक अलग सा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बना लिया। फिर तोड़ मोड़ की इनके अंदर पहले से ही भावना है और आज भी तोड़ ही रहे हैं। वो कहाँ किसी चीज़ पर वो कभी लड़े? इमरजेंसी में तो लड़े ही नहीं वाजपेयी।
आदर्श प्रधानमंत्री उनको फिर क्यों देश मानता है? तो ये भाई देखो, लोगों को बुद्धू बनाने में बहुत आसान है हमारे देश में क्योंकि लोग सब ज़बानी बातों से पढ़ते हैं। कोई अब तो वह लोग ज़्यादातर अखबार पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, बट उस समय ज़्यादातर राजनीति तो सिर्फ अखबारों में आता था और उसमें जो इन्हें ये जो अखबार बना है, इन्हीं के जो मालिक थे वो भी चाहते थे कि भाई हमारा कोई आदमी हो, उसी को करना है, तो वाजपेयी को बनो, वाजपेयी को। मोरारजी है ओ वाह, और मोरारजी के साथ स्वामी है ओ। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण भी दुखी होकर मरे भाजपा से। बहुत, हाँ, हम लोग जीतने के बाद जब उनको कम्प्लीटली भूल गए कोई। अच्छा, जयप्रकाश नारायण जी को भी हाँ, लोग भूल गए, जैसे आपको भूल गए मोदी जी चुनाव प्रधानमंत्री बनने के बाद। मुझे भूला नहीं, बट कहीं आने नहीं दिया, आपको साइड कर दिया मतलब कह के। बड़ी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो मोदी क्या आपसे, स्वामी जी, मोदी आपसे डरते हैं? मोदी डरते और क्या हो सकता है, नहीं तो मुझे क्यों रोकें? कौन सी कमी है मेरी में? मैंने इनको क्या नुकसान किया है? कभी नुकसान नहीं किया। तो क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लोगों को मिनिस्ट्री दी जा रही है, किसी के अंदर कोई योग्यता है कि नहीं, आज योग्यता के हिसाब से मिनिस्ट्री नहीं मिल रही है स्वामी जी। तो मोदी तो कभी ही नहीं करेगा, वो तो सब डरता है। बट जो मैंने सुना है कि ये इतना विदेशियों का यानी चापलूसी करता है, अब सब इसकी मजाक उड़ाते हैं, ये जानते नहीं है। ये हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, शुरू हुई, ट्रंप आ गया, कहा कि रोको इसको। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कश्मीर में आकर हमारे 26 लोगों को उनके बीवी के सामने गोली मारी और हमको जवाब नहीं दे सकते। इन्होंने मान लिया और बंद कर दिया। ट्रंप के कहने से वो लड़ाई रुक गई। ट्रंप को कहने से फोटो आ जाती है, तुम्हारे अखबार वाले सब छापते हैं, वो बैठे हुए हैं। और ट्रंप तो ऐसे ही है, जो बोलता है उसको तो छापते नहीं है। और क्या इस बार मोदी के बारे में बोला, मजाक उड़ा रहा था। ये तो मेरे आदमी है, जिस दिन मैं नहीं हूँ इसको इंडिया में कोई नहीं मानेगा, ऐसा उसने इसके सामने कहा प्रेस को। यहाँ हमारे अखबार में तो नहीं आएगी, ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई, नहीं दिखाई दी गई, वहाँ के अखबार में आती है। स्वामी जी, आपसे एक सवाल ये मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी जी के ना ही बाल है ना ही बच्चे हैं, घर द्वार उन्हें छोड़ दिया है, अपनी पत्नी बच्चे हैं नहीं है वो तो मैं नहीं कह सकता, बीबी तो है नहीं, बच्चे तो कहाँ उनके बच्चे हैं, बच्चे कहाँ के हैं वो मैं नहीं कह सकता, वो मैं कहूँगा भी नहीं, जानूँगा तो किसके बच्चे हैं। परंतु ये कहना कि उनके पास कोई बच्चे नहीं है, ये मैं अभी कह नहीं सकता हूँ कि हाँ इनके पास इनके कोई बच्चे नहीं है। तो मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, आखिर किसके लिए इतना क्योंकि ना ही उनकी कोई फैमिली है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी इनकी कोई कहानी नहीं, क्यों कर रहे हैं उनको, कहाँ थे और कहाँ आ गए, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसको छोड़ना इनके लिए कोई भी मुश्किल होगा। चुनाव हार जाएंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए आजकल। अटल बिहारी से तो ठीक है मोदी, जी ठीक है। देखिए वो जो वाजपेयी की जो ऐसी बातें थी महिलाओं का इसका, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, जैसे महिलाओं की बातें तो खाली अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। कई महिलाएं तो भाग गए अब अमेरिका,
छुपने के लिए। छुपने के लिए अमेरिका मतलब कैसे? वो पीछे पड़ गए थे जब ये चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, हाँ, वहाँ जाके गुजरात में जाके पता करो गुजरात से में जाकर पता करो कि कौन थी वो लड़की जो भाग गई। स्वामी जी आपको तो डर नहीं लगता? हमें तो पता हाँ, चलेगी तो आप ऐसा, मैं अगर ऐसा करने जाऊँ क्या पता हमें तो मत करो ना। मैं कहाँ कहता हूँ कि करो, तुमने सवाल उठाया, मैंने बता दिया क्योंकि आप, अच्छा आपको किससे डर लगता है स्वामी जी? किसी से डर नहीं। आपको ये नहीं लगता कि आप इतना मोदी जी के बारे में, उनके बारे में बोलते हो कि तो वो क्या प्रधानमंत्री भाई, हैं? करो जो करना है, मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दोस्तें नहीं हैं, दुनिया भर में दोस्त हैं। हाँ, आपके दुनिया भर में दोस्त होंगे। चाइना हो या अमेरिका हो और यूरोप हो, सब जगह में, इंडिया में भी सब जगह में है। तो इसीलिए मुझे क्या चिंता है? भैया मैं आया हूँ देश के लिए कुछ करने के लिए। 6 बार मैं पार्लियामेंट गया हूँ जीत कर, और 2 बार मैं मिनिस्टर भी रहा। हाँ, और तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ किसी की खुशामद करे बिना मैं ये सब ले पाया हूँ, तो मैं क्यों चिंता करूँ कि ये क्या होगा, ये नहीं होगा। करने दो जो जिसको क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में किसको आप सबसे अच्छा नेता मानते हैं? मैं कहूँगा तो उसका उल्टा पड़ेगा कि मुझे क्यों नहीं सोचा। कई लोग हैं, मैं सोचता हूँ ये जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये बीमारी आई ना, ये नहीं आनी चाहिए। हम किसी को मेजॉरिटी में, जो पार्टी की मेजॉरिटी है, बहुमत है, उनको बनाएंगे। कौन है अच्छा, किसको है, ये कोई किसी शादी में किसी को चुनना ये नहीं है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। इसका सबसे बड़ा क्या रीजन हो सकता है स्वामी जी? वो तो ये नहीं चाहते हैं कि सवाल उस नहीं, वो अपने चुने हुए प्रेस वाले तो बुला लेते हैं, वो भी प्रेस वाले उनसे पूछते हैं कि आप इतना मेहनत कैसे करते हैं, आप वही, इतने वही, जवान वही, कैसे वही, रखते वही, हैं, वही, आपके वही, बाल वही, इतने वही, सिल्की वही, सिल्की वही, हैं, वही, आपकी दाढ़ी इतनी सिल्की वही, सिल्की वही, है, वही। चेहरा आपका ग्लो कर रहा है। उनसे कुछ पूछा नहीं आता, ऐसा क्यों, क्या? अब तो उनसे पूछिए, मैं क्यों कहूँ इसमें कुछ। वो या प्रेस वालों से पूछो, भाई तुम जाकर ऐसे क्यों चपलूसी करते हो, ये प्रेस वालों का काम नहीं है। कभी आपने गोदी मीडिया शब्द के बारे में सुना? ऐसा कुछ है या विपक्ष खाली अपने बचाव के लिए गोदी मीडिया नाम दे दिया? अब मैं इसमें गया नहीं है, जो वो लोग कहते हैं उसको मैं विश्लेषण नहीं करूँगा। अच्छा, असुद्दीन ओवैसी, मैंने एक आपका देखा, उनके साथ आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ, राम मंदिर के ऊपर था। हाँ, मैंने देखा हाँ, कि कल मैं देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा नेता हैं वो? कौन? असुद्दीन ओवैसी कैसा नेता मेरे है? बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, हाँ, वो मुसलमान है जरूर, पक्का मुसलमान है वो भी जरूर, परंतु उसमें एक चरित्र है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि चरित्रहीन नहीं है नहीं, बिल्कुल ओवैसी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हिंदुस्तानी बनने चाहता है, और वो पाकिस्तान को भी दो टुक बोल देता है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा जब भी देश में बड़े मुद्दे हुए उसमें वो खुल के बोलते हैं कि हाँ, मतलब नहीं, हम नहीं, वो खुल के, मतलब मुझे लग रहा है कई बार सत्ता पक्ष या विपक्ष नहीं बोल पाता, लेकिन वो खुल के बोलता है कि भाई ये गलत है। हाँ, उसको तो हमारे विदेश नीति के लिए जो मंत्री हैं उसमें उसको मंत्री बनाना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की जगह नहीं, जयशंकर प्रसाद है विदेश आजकल, मंत्री। मुझे नहीं पता आजकल कौन मंत्री है, इसीलिए। अच्छा, आपको ये सब नहीं पता अभी? अब मतलब आपके पास, मुझे लगा कि समय ही नहीं होता इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में। क्या सोचना है? जब मैं मोदी के बारे में सोच रहा हूँ तो ये इनके बारे क्या सोचूंगा? तो मैं, परंतु ये आज कौन है मैं नहीं जानता, बट ओवैसी को जरूर मिनिस्टर
फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, हाँ, मतलब विदेश उसके नीति। काबिल हैं वो। बहुत काबिल हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं। हमने देखा आपका वो था, और आपने पहले तो मैं स्वामी जी पहले डिबेट जब आप लोग जब डिबेट्स में आते थे तो हाँ। चीज़ें मतलब बड़े अच्छे तरीके से होती थी। आज डिबेट्स में मतलब माँ बहन की गाली दी जा रही स्वामी जी, और मारा पीटी हो जा रहा है। मतलब जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हाँ। आप न्यूज़ चैनल जा रहे हो डिबेट्स में, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसा वीडियो देखा भी आपने? आप नहीं देखते होंगे, लेकिन आज के टाइम में ये है स्वामी जी, आज का मीडिया का हाल कि लोग माँ बहन की गाली दे रहे हैं मीडिया में आके। जी। लेकिन आपके समय में तो कभी ऐसा तो हुआ ना, ही नहीं, कभी है? नहीं। आप लोग अपनी बातों से जीत जाते थे, कि आपको नॉलेज होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो पार्टी ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना दे रही है जो लड़े भिड़े मार करें, कैसे भी करें, खाली पार्टी का झंडा ऊपर है। ये सारी पार्टियों का ऐसा है। आपके समय में ऐसा नहीं होता था स्वामी जी? जैसा नेता है वैसे होंगे, ऐसे नेता ये चाहते होंगे, इसीलिए वो वैसे बोलते हैं, और ऐसे लोग चुने जाते हैं। कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। देखो, एक चीज़ है, निराशा होने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में मैंने बहुत देखा है, और इतिहास में और भी देखा है, पढ़कर देखा है। ये निश्चित तौर पर एक दिन हमारे देश में पुनरुत्थान आएगा, और इसीलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। आपको विश्वास है? और पक्का होगा, ये कोई घटना होगी, कुछ होगा, सब कुछ होगा। जैसे इमरजेंसी कारण में लोग सोचते कभी नहीं जाएगा, मैंने कहा जाएगा। तो वो लोग कह रहे थे, काहे को तुम इस प्रकार से अमेरिका भागते हो फिर वापस आते हो, वहीं रह जाओ। मैंने कहा क्यों? तो यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा आप ऐसे कहते हो, ये बहुत दिन नहीं रहने वाली है, आपको कैसा पता है? मुझे मेरे देश में विश्वास है। मेरे देश में अंग्रेज़ों को उड़ा दिया, मुसलमानों को उड़ा दिया, तो ये कौन होते हैं? लेकिन मोदी जी तो अभी 34 तक कहते हैं, 34 तक हमारी सरकार रहेगी। ठीक है, वो 24 तक। मैं नहीं कहता हूँ कि इसको जल्दी करो या करो, परंतु ये इतिहास में इसका नाम नहीं होगा, ये मैं बता दूंगा। इतिहास में मोदी का नाम नहीं क्या होगा। अच्छा नाम नहीं होगा। अमित शाह आज देश के इतने काबिल और इतने भरोसेमंद और इतने कर्मठी गृह मंत्री हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं। अमित शाह के काम को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं देखता ही नहीं हूँ, सुनता ही नहीं हूँ। मैं वो जो मोदी कहता है वही करता होगा, मैं नहीं जानता। एक बार अमित शाह ने मुझसे अपने बेटे को वो क्रिकेट की उसमें बनाने के लिए मामला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं उसमें था, तो उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरा एक ही बेटा है और उसको आप रोको मत। तो मैंने कहा कि मैं तो इसमें है ही नहीं हूँ, मैंने कोई दिलचस्पी नहीं लिया कि कौन क्रिकेट में ले जाओ, उठा के बना दो अपने बेटे को। तो चिंता मत करो, मैं इसमें पढ़ने वाला नहीं हूँ। बाकी वैसे आप अमित शाह से कोई बातचीत? बात ही नहीं होती है। मुझे लग रहा है कि जब आप इतने जैसे जब मोदी आपका इस तरीके से बैग उठाते थे, आपको चीज़ें इधर से उधर ले आना जाना करते थे, तो अमित शाह उस टाइम कहाँ थे? अमित शाह पे मैं तो जानता भी नहीं हूँ उस समय अमित शाह जैसे कोई है, मैं नहीं जानता था, मैं बाद में पता लगा। ये है कि उसके बारे जरूर इतना है कि हरेन पांड्या के साथ कुछ मामला है, और हरेन पांड्या जिनकी हत्या हुई, एक जस्टिस, एक न्यायाधीश थे, उनकी भी हत्या हुई थी। तो उसके बारे भी, बट ये सब लोगों की बातों से पता लगा। अच्छा। कभी किसी मैंने अभी तक कोई किसी ने केस डालकर उसको अंत तक ले गए, लेकिन सुनने में बात ये आई कि हरेन पांड्या और जस्टिस के
हत्या में। हाँ जस्ट भूल गया उसका नाम, बट जो जज था वो वो जांच कर रहा था उसका दोनों का। अचानक मृत्यु हुई, अरे बाप रे। तो इसीलिए लोग सोचते थे किसने किया, तो बहुत नामें आई थी, बट मैंने इस पर जांच नहीं की। एक सीधा सवाल आपसे, जी राहुल गांधी भारतीय हैं या नहीं? नहीं है, वो मेरे पास तो है ही, मैंने दे दिया था। और ये हमारे इसके पहले जो होम मिनिस्टर थे राजनाथ, हाँ। उसको मैंने दिया था, तो उन्होंने इनको नोटिस भेज दिया कि देखो ये स्वामी ने तुम्हारा ब्रिटिश जो सिटीजनशिप है, नागरिकता, वो हमें दिया है, तो आप बताइए कि आपका जवाब क्या है। आपको पता है क्या हुआ? दूसरा दिन ये जब ये बात आई पब्लिकली, मोदी ने इसको हटा दिया और डिफेंस में भेज दिया। आपने जो ये बात बोली कि ये ब्रिटिश नागरिक हैं राहुल गांधी, मैंने नहीं, अच्छा, मतलब जो मैंने प्रूफ दिया, जो प्रूफ दिया आपने, हाँ। प्रूफ दिया और इसको मोदी जी ने डिनाई कर दिया और उन्होंने नहीं, उसके मोदी जी ने डिनाई कर, मुझसे मोदी जी के पास ही नहीं उस किया। मतलब केस मैं को मैं तो होम मिनिस्ट्री उसके जो है मालिक थे, यानी जो मंत्री थे राजनाथ, उसको दिया था। अच्छा, और उसने इसको भेजा राहुल गांधी को कि क्या है ये जो स्वामी ने भेजा, इसका जवाब क्या है। और उस पर मोदी ने इसको हटा दिया, केस को हटा दिया। वो केस नहीं हटाया, राजनाथ को भेज दिया डिफेंस में। अच्छा, तभी वो हटाए गए फिर गृह मंत्री से, हैं? तभी। और ये आया, ये तो पिट्ठू है मोदी का, अमित शाह। हाँ। मैंने एक बार बोला कि क्यों नहीं करते हो, बस यही से बोला। आज तक उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, ना उसको रोकने दिया, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, डिसमिस। तो फिर क्यों, उसको पता है कि मैं कोर्ट चली जाऊंगा, अभी कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए वो हटा ही दिया सर। हाँ। आप कहते हैं कि सोनिया गांधी इटली में बार डांसर थी, कभी आपने उनको डांस करते देखा? नहीं, वहाँ नहीं थी डांसर, वो डांसर नहीं थी, वो वेटर थी। अच्छा, वेटर थी। हाँ वेटर वो लंदन में। लंदन में वेटर थी। हाँ। तो थोड़ी पहले कैम्ब्रिज एक शहर है, हाँ। वहाँ भी कि उसने किया था, वहीं उसका दोस्ती हुई वो राजीव गांधी से। और फिर राजीव गांधी कैम्ब्रिज में उसका ज़्यादा नहीं चला, तो वो लंदन आया और वहाँ उसने दूसरा कोर्ट केस, यानी दूसरा स्टूडेंट बनने के लिए प्रयास कर रहा था, तब ये वहाँ आ गई थी और वहाँ भी वो वेटर बनी। और ये इटली से आई थी। उन दिनों में इटली के लोग बहुत, क्योंकि वो पिट गए थे, इटली और जर्मनी दोनों पिट गए थे अमेरिका के हाथ में और लंदन के हाथ में। तो उनके बाद उनके जो बच्चे आए वो सबको नौकरी के लिए भेज देते थे लंदन, क्योंकि पढ़ने के लिए उनके पास किसी के पास पैसा नहीं था इटली में। इटली में। तो उसमें इसकी हुई थी। वहाँ से फिर ये राजीव गांधी उनको यहाँ ले आए इंडिया? नहीं, उसने शादी कर ली। अच्छा, शादी कर ली। हाँ, और फिर मोदी ने इंदिरा गांधी ने उनके जो एक ऑफिसर थे उसको पूछा कि भाई पता करो, तो उसने कहा हाँ इन्होंने जाकर शादी कर ली है। तो वो फिर कही कि भाई इनका बड़ा हंगामा होगा, तो इन दोनों को बुला करके यहाँ इंडिया में हिंदू रीति रिवाज से। हाँ उससे कहा। तो ये जो हुआ वो दूसरा शादी था।
पहली शादी इटली में हो गई थी इनकी, गए थे। इटली नहीं, लंदन। लंदन में। राजीव गांधी के कुछ अच्छे काम जो आपको अच्छे लगे हो, कैसे बहुत प्रधानमंत्री अच्छे, थे वो? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे। आपसे उनसे दोस्ती थी आपकी उनसे? बहुत दोस्ती थी, बहुत पक्का दोस्ती थी। और रात को 2 बजे मुझे फ़ोन करते थे कि अभी मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। उसका जो सेक्रेटरी था उसको उसको गाड़ी वो चलाते लाता आता था मेरे घर, और फिर मैं 2 बजे आकर 4 बजे तक उसके साथ था, बात करते हुए। ये राजनीतिक का बात ही, और कोई बात नहीं। तो मुझे उस समय लगा कि उसका, मैंने जोक में कहा कि मैं आता हूँ यहाँ तो सोनिया गांधी दिखती नहीं है। तो उन्होंने कहा छोड़ो उसको। और राजीव गांधी की हत्या हो सकती है, ये जब उस समय मैं मिनिस्टर था, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। हाँ। तो मैंने राजीव गांधी को कहा मत जाओ तमिलनाडु में प्रचार करने के लिए। अच्छा। इलेक्शन चल रहा था, क्योंकि हमारे जो ये आते हैं दस्तावेज, उसमें तो लगता है कि डेंजरस है। तो उन्होंने मुझसे एग्री कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश में प्रचार करूंगा। वो सब स्टेट के इलेक्शंस चल रहे थे। तो फिर मैं एक दिन मैंने देखा कि पेपर में आ गया कि राजीव गांधी मद्रास जा रहे हैं। तो मैं आश्चर्य हुआ, उनसे कहा कि राजीव गांधी तुमने तो मुझे कहा कि तुम मद्रास नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ LTT है, वो आपको मानना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी बातें हो गई है। और बाद में पता लगा कि सोनिया गांधी ने उनको बहुत डांटा, क्यों नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ रुक नहीं जाओ। वो गुजरात, वो आंध्रा में रुकने वाला था, तमिलनाडु नहीं जाने वाला था, पर वहाँ रुक गया था। तो उसने इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, झूठ बोलती हूँ, तो मैं और कोई है वहाँ। अच्छा। हाँ, इसीलिए नहीं जा रहे हो। तो दुखी होकर वो गया और मर गया। उसकी फिर गोली चली। मतलब उनको जबरदस्ती यहाँ से सोनिया गांधी ने भेजा। उसके पीछे क्या रहस्य है, मैं क्या, मेरे पास तो कभी दस्तावेज आया ही नहीं ना। उसके बाद मैं पोजीशन में था कि ये निकालूं, तो इसीलिए इसकी जांच मैं ठीक से कर नहीं पाया कि राजीव गांधी को क्यों विवश किया इसने, सोनिया गांधी ने। और अगर आप होते उस टाइम तो आप इसकी जांच करते? बिल्कुल करता। मुझे लगता है कि पता लग जाता है कि किसने उसको ये किसने जबरदस्ती की। उसका तो मैं उस समय मिनिस्टर था चंद्रशेखर के साथ। उसका प्रमाण मिल गया आपको कि इन्होंने जबरदस्ती किया? हाँ, कि इन दोनों के बीच में गाली गलौज चल रही है और वो जा रहा है। तो इसके सोनिया गांधी की क्या है दिलचस्पी थी कि इसको जाना चाहिए। हाँ सही बात है, क्योंकि आपका पति थे, वो आपके पति थे। और उनको जब मैंने बता दिया कि वहाँ नहीं जाना चाहिए आपको, हाँ, वो डेंजर है, तब भी उसने कहा। लेकिन आपने उनको पहले राजीव गांधी को बता दिया कि अगर आप वहाँ जाओगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है। बहुत मैंने तो कह दिया कि तुम खत्म हो जाओगे। गए और वहाँ मारे गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर आपने केस भी किया, बेल पे बाहर चलने आपने ही उनके ऊपर। राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी के ऊपर। हाँ, वो तो पैसे के मामले आपने उनके केस कर दिए। वो इन्होंने एक बहुत बड़ा कंपनी शुरू कर दिया। उनके पास कहाँ से पैसा आया मुझे पता लग गया और मैंने केस डाल दिया। अब वो केस चली और मोदी आया तो उसने सब रोक दिया, वो चलने ही नहीं देता है। मोदी?
या हो सकता है उसको ईर्ष्या है कि स्वामी और और चमक जाएंगे। स्वामी जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे ये करता हूँ, स्पष्ट शब्दों में देखिए, लोग बिल्कुल सही शब्दों में आप बताइए, मानसी सोनी अमेरिका क्यों शिफ्ट हो गई? क्यों चले गए? हाँ। वो तंगाई हो गई और किससे तंग आई? मोदी से। ये तो करता है ऐसा महिलाओं के साथ। अभी भी? और क्या, नहीं तो क्यों क्यों जाए वो। और ये हम विदेशों में जाता है तो वो जो सरदार जी मिनिस्टर है, क्या उसका नाम, उससे पूछो कि क्या होता था। अभी एक स्कैंडल चली थी अमेरिका का, हाँ, एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन पर। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम था? मौजमी का नाम था। तो इनको तो यहाँ की मीडिया तो ये चीज़ नहीं दिखाई। अरे तुम्हारी मीडिया के बारे में बात मत करो, सब डरे हुए हैं। इसको कोई छापेगा तो मार देगा वो ऐसा, वो डरते हैं। मैं क्या जानूँ, परंतु इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि इनका नाम उसमें आया है। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम है? आया, क्या आया ये मुझे वो मिला नहीं, वो दस्तावेज। आप बिना दस्तावेज के भी स्वामी जी बात नहीं करते ना? नहीं, मूल दस्तावेज ये नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो मिल जाती है कि नाम ये। बट वहाँ गए और किसी औरत के साथ रहे, ये सारी चीज़ों का डिटेल्स का तो मेरे हाथ में नहीं है, वो सब इसके पास है, अमेरिका के पास। क्योंकि आज की मीडिया जब भी मोदी जी से मिलती है, चाहे कोई भी चैनल हो, मैंने देखा है कि वो बस खाली उनसे वही बात पूछती है जो मोदी जी को अच्छा लगता है। देश क्या मोदी जी से चाहता है, देश क्या बदलाव चाहता है, ये बात वो कभी करते ही नहीं। वो तो जानता हूँ, नहीं तो उनको निकाल देंगे अखबार से, इनके मोदी के कहने पर। अभी हर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के घर में कोई भी फंक्शन होता है, उसमें आज के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग जाते हैं। जाने दो, उनको और कोई काम नहीं है तो। पहले भी ऐसा होता था कि नहीं, बहुत रेयर में। जो मेरा दोस्त है उसके लिए जा सकते थे, बट किसी ने बुला लिया तो चले गए, ऐसा नहीं होता। आज आपको लगता है कि देश की संपत्ति स्वामी जी बेची जा रही है? देश की संपत्ति बेची जा रही ये नहीं है, उसकी दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा है। ये जो खर्च नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं, ये मैं नहीं मानता। वो तो यानी भाषा का सवाल है, बट तो फिर भी एक इसमें शिष्टाचार होनी चाहिए। द्रौपदी मुर्मू कौन है, आप जानते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। हाँ, जानते हैं आप उनको? हाँ, आई मीन देखा एक दो बार। आई मीन इसके पहले कभी आपने उनके बारे में जाना? उनको क्यों बना दिया गया राष्ट्रपति? ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मोदी को जवाब दे सकता है या उससे सवाल पूछ सकता है, जो राष्ट्रपति को अधिकार है, उसको तो कभी भी नहीं बनाने देंगे राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अब ये डब्बू है तो क्योंकि इसके पहले मैंने भी ना कभी इसके पहले भी जो रामनाथ कोविंद का मैंने भी कभी नाम नहीं सुना। मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, जैसे सेम मैंने द्रौपदी मुर्मू कभी नाम नहीं सुना। मैं उसके बारे में जानता हूँ कि मोरारजी देसाई के क्लार्क था ये। अच्छा। हाँ, वहाँ काम करता था और उस समय मैंने देखा है। राष्ट्रपति बना दिए गए, और उस टाइम आप मोरारजी देसाई के साथ आप काम करते थे, ये उनके क्लर्क थे? मैं एमपी था ना। हाँ, आप उनके साथ, मतलब आप उनकी टीम में थे और ये जो है हाँ, क्लर्क थे। हाँ, और ये आप आज यहाँ हैं और वो राष्ट्रपति बना दिए गए। तो क्या है, मैं तो वही हूँ जहाँ मैं गर्व के साथ रह सकता हूँ। मुझे क्या प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं, मेरे प्राइम मिनिस्टर किसी बनाएगा दूसरी बात है, मैं तो किसी को कह नहीं दूँगा। मैं या देश ये उम्मीद करे कि आप फिर से एक बार लोकसभा में आएंगे? नहीं, मैं तो आ सकता हूँ, बट आके क्या करूँगा बताओ। अकेला लड़ूंगा तो कोई बोलने के लिए एक मिनट भी नहीं मिलेगा।
पार्टी तो मुझे बनाएगी नहीं, तो मैं कैसे तो जाऊंगा? आप बीजेपी छोड़ क्यों नहीं देते स्वामी जी? क्यों छोड़ना है मुझे? मैं तो जनसंघ में क्योंकि आया, मुझे लग रहा है आप जनसंघ आया, जनसंघ से यहाँ आए। मुझे लग रहा है स्वामी जी अगर आप बीजेपी छोड़ के आज आप और पार्टियों में सम्मिलित हो जाए तो आपकी तो क्या है, आई मीन मैं तो समझता हूँ कि मैं पार्टी में होते हुए ये लोग मेरे साथ जुड़ जाएं तो ऑटोमेटिकली मोदी मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मैं क्यों इन्हें छोड़ के जाऊँ? ये लोग जो हैं, बाकी लोग, वो सब मैं करूं और फिर वो भाग जाएंगे। तो मैं कहता हूँ अभी जो मैं हूँ वो करो, और जो मैं कहता हूँ कर रहे हैं, और मुझे पार्टी से निकाल देंगे तो फिर और भी अच्छा तुम्हारे लोगों के लिए। आपको निकाल भी नहीं रहे पार्टी से? अभी तक तो नहीं निकालना। अभी आप बीजेपी में हैं? मैं तो बीजेपी में हूँ, मेरा तो मेंबरशिप भी हुआ, मेंबरशिप के लिए लोग आए तो कहा मैंने दे दिया। स्वामी जी आपसे मैं 5-6 लोगों के बारे में एक शब्द में पूछूंगा, मुझे एक शब्द में जवाब दीजिएगा। द्रौपदी मुर्मू, मैं नहीं जानता उनको। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी धोखेबाज है। अमित शाह उसका पिट्ठू है। निर्मला सीतारमन, कुछ उसका कोई औचित्य नहीं। सोनिया गांधी चोर है। राहुल गांधी, वो गधा है। अरविंद केजरीवाल, जानता नहीं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी, चले गए, अब भूल जाओ। मैं उसके बारे मरने के बाद क्या कहूँगा। स्वामी जी आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं, और मुझे आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। ओके।